एट क्लास नाउ कम्स टू द कॉजेज़ ऑफ द रिवोल्ट। जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, इसके रीजंस क्या क्या थे। सबसे पहले आपके पॉलिटिकल कॉजेज़ हैं। पॉलिटिकल कॉजेज़ में जो राजा वगैरह थे, वो इन्होंने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए थे अंग्रेज़ों ने, उसके खिलाफ काफ़ी परेशान थे। उसकी वजह से उनका राजपाट उनके हाथ से चला जा रहा था, इसलिए भी ये रिवोल्ट हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं, द ब्रिटिश पॉलिसीज़ अंडर द सब्सिडरी अलाइंस एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स reduced the native kings and princes to mere subordinates. Native rulers and chieftains of Satara, Jhansi, Sambalpur, Nagpur, and Awadh were made to part with their kingdoms in an unjust manner. जो सब्सिडरी अलाइंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन्होंने बनाया था, उसकी वजह से जो लोकल राजा थे, हमारे प्रिंसेस थे, वो सब सबॉर्डिनेट पर रह गए थे, यानी इनके अंडर में रह गए थे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कोई राजा है, उसका अगर कोई बेटा नहीं है तो उत्तराधिकारी कौन बनेगा। अगर गोद लिया हुआ है तो उसको राजपाट नहीं दिया जाएगा एज पर दिस लॉ मेड बाय द ब्रिटिश, और वो सारा किंगडम जो है ऑटोमेटिकली अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाएगा। तो इसी तरह से काफ़ी सारे नेटिव रूलर्स थे, जैसे सतारा, झांसी, संबलपुर, नागपुर, अवध के, जो परेशान थे। एक बहुत अनजस्ट तरीके से किंगडम इनके हाथ से जा चुका था। दिस क्रिएटेड बिटरनेस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल अमंग द डिस्प्लेस रूलिंग क्लास, और इसीलिए जिन राजाओं को डिस्प्लेस किया गया, उनके मन में काफ़ी ज़्यादा कड़वाहट आ चुकी थी अंग्रेज़ों के विरुद्ध। द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश, फिर उसके अलावा जो उनकी विस्तारवादी जो नीति थी, ये जिस तरह से विस्तार कर रहे थे, मेड ऑल इंडियन रूलर्स सस्पिशियस ऑफ देयर इंटेंशंस। तो यहाँ तक आते आते इंडियन रूलर्स काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस हो चुके थे, यानी इनकी जो धारणा, इनकी इंटेंशंस, उनको लेकर परेशान थे इंडियंस की एक्चुअली ये चाहते क्या हैं। इस तरह से तो ये पूरा इंडिया अपने कब्जे में कर लेंगे। द ब्रिटिश डिसकंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ ग्रांटिंग पेंशंस एंड टाइटल्स टू द इंडियन रूलर्स। जिन इंडियन रूलर्स को पहले पेंशन टाइटल मिला करते थे, अब वो भी डिसकंटिन्यू कर दिया, विच कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रेस एंड डिसकंटेंट, जिसकी वजह से भी काफ़ी रूलर्स इनके खिलाफ थे, इनसे परेशान थे। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं नाना साहेब, जो कि अडॉप्टेड सन थे बाजीराव सेकंड के, यानी इनके दत्तक पुत्र थे, गोद लिए हुए पुत्र थे, तो इनको भी इनकी पेंशन और इनके टाइटल से हटा दिया था। इकोनॉमिक कॉजेज देखते हैं, द वेरियस लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश मेड द लाइव्स ऑफ पीजेंट्स मिजरेबल। उसके अलावा बहुत सारी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ और टैक्सेस चलाए थे इन्होंने, जिसकी वजह से किसान काफ़ी परेशान थे, काफ़ी गरीबी पे पहुंच चुके थे। हाई रेट्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बाय द जमींदार, उसके अलावा बहुत सारा रेवेन्यू इनसे कलेक्ट किया जाता था, टैक्स के तौर पे ज़मींदार इनसे काफ़ी पैसा कलेक्ट करते थे। एंड द ऑपरेशन ऑफ पुअर पीजेंट्स, और गरीब किसानों को दबाया जा रहा था, क्रिएटेड इमेंस डिससेटिस्फैक्शन अमंग देम, जिसकी वजह से सारे किसान काफ़ी डिससेटिस्फाइड हो चुके थे। द पीजेंट्स ऑफन लॉस देयर राइट्स ऑन लैंड एंड बिकेम लैंडलेस, ज़मीन से इनके अधिकार इनसे छीन लिए, इनको लैंडलेस कर दिया। फेमाइंस ऑल्सो बिकेम अ रेगुलर फीचर इन मेनी प्लेसेस, उसके अलावा अगर कभी अकाल वगैरह पड़ जाता है तो स्थिति खराब हो जाती थी। द ब्रिटिश इवन कन्फिस्टिकेटेड लैंड ऑफ ओल्ड जमींदार, उसके अलावा पुराने जमींदारों की ज़मीनें अंग्रेज़ों ने कब्जे में ले ली थी, इनसे छीन ली थी, स्पेशली इन अवध। दिस एडेड टू द एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट, इसके लिए भी अंग्रेज़ों के ये खिलाफ हो गए थे। The artisans and the craftsmen were ruined because of large scale import of cheap British manufactured goods. उसके अलावा जो छोटे आर्टिस्ट थे, क्राफ्ट्समैन थे, वो भी परेशान थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए जाने वाले, जिनके देश में जो सस्ता सामान बनता था मशीन से, वो इंडिया में आ रहा था, और इसकी वजह से हमारे सामान महंगे पड़ रहे थे और बिक नहीं पा रहे थे। इन कंट्रास्ट टू देम हैंडमेड गुड्स सीम्ड वेरी एक्सपेंसिव, एज अ रिजल्ट देयर डिमांड डिक्रीज्ड। ऑन द अदर हैंड इंडियन गुड्स वर सब्जेक्टेड टू वेरी हैवी ड्यूटीज व्हेन सोल्ड इन इंग्लैंड। अब इनका सामान तो इंडिया में आके सस्ते में बिक जाता था, लेकिन अगर हमारा सामान यहाँ से इंग्लैंड जा रहा है तो उस पर लगा देते थे ये लोग टैक्सेस, इसकी वजह से हो जाता था महंगा, और वहाँ भी वो बिक नहीं पाता था। पीपल हु वर प्रीवियसली डिपेंडेंट ऑन रॉयल पैट्रोनेज फॉर देयर लाइवलीहुड, अब वो लोग जो कि राजाओं की दया उस पर ही डिपेंड थे अपनी लाइवलीहुड के लिए, फाउंड देमसेल्व्स अनएम्प्लॉयड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड रूलिंग क्लास। अब वे पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके थे। जैसे मान लेते कोई प्रीस्ट वगैरह या आर्टिस्ट हैं जो राजाओं के अंडर में ही काम करते थे, उनकी दया पे ही डिपेंड रहते थे, क्योंकि राजा पहले काफ़ी शौकीन हुआ करते थे, कोई पेंटिंग बनवा रहा है, कोई कुछ म्यूरल्स बनवा रहे हैं या पूजा पाठ है, तो उनमें काफ़ी दान पुण्य, काफ़ी पैसा इनको मिल जाता था। अब ये सब फालतू हो गए थे। The drain of wealth and extremely slow pace of industrialization added to the economic grievances of the people. अब जिस तरह से हमारा खजाना हमसे लूट लिया जा रहा था, ख़त्म हो रहा था, और जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ इतनी स्लो आ रही थी, इतना स्लो डेवलपमेंट हो रहा था, उसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिकली हर कोई परेशान था, लोगों की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। अब देखते हैं सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज क्या थे। द इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिश इन द रिलीजियस ट्रेडिशंस, हमारे जो ट्रेडिशन है उनमें अंग्रेज़ों का जो मतभेद था या इंटरफेरेंस थी, भेदभाव था,
अलग अलग कम्युनिटीज़ को आपस में झगड़ा कराना, उनको एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, हमारे जो सेरेमनीज़ और रिचुअल्स हैं उनके बीच में इंटरफेयर करना, इनकी वजह से भी इंडियंस परेशान थे। जैसे मेजर्स सच एज द एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा को बंद करा, हालांकि एक सही चीज़ थी लेकिन इंडियंस उस वक्त नहीं समझते थे इसको। लेजिस्लेशन ऑफ विडो रीमैरिज, उसके अलावा विडो रीमैरिज के लिए कानून बनाया। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन मेड द ऑर्थोडॉक्स हिंदूज एक्सट्रीमली रेस्टलेस, वुमेन के एजुकेशन के राइट्स बनाए, जिसकी वजह से जो पुरानी रीति रिवाज वाले हिंदू थे वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। दे व्यूड दीज मेजर्स एज अ थ्रेट टू द एस्टेब्लिश सोशल ऑर्डर एंड वर कन्विंस्ड दैट द ब्रिटिश वर ऑल सेट टू डिस्ट्रॉय द रिलीजन। इनको लगने लगा कि ब्रिटिश हमारे रिलीजियस ऑर्डर को पूरी तरह खत्म करने के लिए आए हैं। द अटेम्प्ट्स ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज टू कन्वर्ट पीपल टू क्रिश्चियनिटी, उसके अलावा क्रिश्चियन मिशनरीज लोगों को कन्वर्ट करी थी क्रिश्चियनिटी के लिए, जिसकी वजह से काफ़ी इंडियन सेक्शंस परेशान थे। लैंड्स बिलोंगिंग टू द टेम्पल्स एंड मॉस्क वर टैक्स्ड, जितने भी हमारी ज़मीनें जो कि टेम्पल और मॉस्क के अंडर में आती थी उन पर टैक्स लगा दिए। फैमिलीज डिपेंड ऑन द इनकम फ्रॉम दीज लैंड वर हर्ट बाय दिस, वो लोग जो कि इनसे इनकम पर डिपेंड थे उनको काफ़ी धक्का लगा। द ब्रिटिश फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रैशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसके अलावा रंग को लेकर भी ये काफ़ी भेदभाव करते थे। इंडियंस वर डिनाइड हाई रैंकिंग जॉब्स एंड प्रमोशन, भारतीयों को ऊंचे प्रमोशंस, बड़े प्रमोशन नहीं दिए जाते थे। दे ऑफन फेस ह्यूमिलिएशन, उनको बेइज्जत किया जाता था, उनको हमेशा अंग्रेज़ों के सामने नीचे रखा जाता था। कास्ट नॉर्म्स वर डिस्टर्ब when Indians belonging to different castes were placed together in the army, और उसके अलावा कास्ट नॉर्म्स को काफ़ी डिस्टर्बेंस फेस करना पड़ा इंडिया के अंदर जब अलग अलग जाति के लोगों को एक साथ आर्मी में, जेल में या रेलवे में सफ़र करना पड़ा, क्योंकि इंडिया में तो जातिवाद को लेकर बहुत भेदभाव था। ऊंची जात नीची जात एक साथ उठते बैठते भी नहीं थे। अब नौकरी कर रहे हैं, ट्रेन में एक साथ बैठ रहे हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ी। मिलिट्री कॉजेज देखते हैं। द इंडियन सिपाहीज कंप्राइज्ड अ मेजर चंक ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, काफ़ी सारे इंडिया के लोग जो थे वो ब्रिटिश आर्मी में थे। इनफैक्ट मेजॉरिटी इंडियंस की ही थी, बट दे हैड वेरियस ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, लेकिन इनकी भी अपनी प्रॉब्लम थी, अपने ग्रीवेंसेस यानी अपनी कह सकते हैं डाउट्स इनके अगेंस्ट में थे। इंडियंस वर कंसिडर्ड इन्फीरियर बाय द ब्रिटिश, इंडियंस को हमेशा इन्फीरियर, निचला दर का समझा जाता था, कम पैसे उनको दिए जाते थे। दे वर ऑफन ह्यूमिलिएटेड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स, और बेइज्जती तो एक कॉमन चीज़ थी। द चांस ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडियंस इन द आर्मी वर ऑल्सो वेरी लिमिटेड, इंडियंस के चांसेस प्रमोशन के काफ़ी कम थे। हाईएस्ट लेवल जो था इनका इंडियंस के लिए वो सिर्फ सूबेदार तक था। इट बिकेम मैंडेटरी फॉर न्यू रिक्रूट्स टू सर्व ओवरसीज बाय द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, और इसके अलावा जितने भी नए रिक्रूट्स थे उनके लिए कंपलसरी कर दिया गया था कि आपको जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग पहले ओवरसीज़ में सर्विस देनी पड़ेगी, और ये हिंदू नॉर्म्स के खिलाफ था कि किसी दूसरे देश में जाके समुद्र लांघ कर किसी दूसरे देश में जाकर, तो ये इनके रीति रिवाज के खिलाफ था। द सोल्जर्स वर अर्लियर गिवन ओवरसीज अलाउंसेस और भत्ता टू फाइट वॉर्स, अगर बाहर जाते थे तो पहले इनको ओवरसीज़ फाइट वॉर्स के लिए आउटसाइड जो कंट्री में फाइट कर जाते थे उनको अलग से अलाउंसेस दिए जाते थे, जो कि बाद में डिसकंटिन्यू हो गए। द ब्रिटिश आर फॉरबिडन वियरिंग ऑफ सेक्टेरियन मार्क्स, उसके अलावा जो हमारे रीति रिवाज वाले जो मार्क है जैसे तिलक लगाना या टर्बन पहनना या दाढ़ी रखना, इन सब के लिए भी इनको मना कर दिया गया। द बंगाल रेजिमेंट विच जॉइन द रिवोल्ट कॉन्स्टिट्यूटेड मोस्टली ऑफ द हाई कास्ट कम्युनिटीज़, अब बंगाल रेजिमेंट के अंदर जिन्होंने इस रिवोल्ट में अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करा था उसमें हाई कास्ट लोग काफ़ी सारे थे अवध के, हु वर डीपली एंटोगनाइज्ड बाय द ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ अवध, जब ब्रिटिशर्स के हाथ में अवध चला गया तो उसकी वजह से भी काफ़ी परेशान हुए। अब इमीडिएट कॉज, किस तरह से अचानक ये क्रांति भड़की, तो इमीडिएट कॉज देखते हैं। इन 1856 द एनफील्ड राइफल वॉज इंट्रोड्यूस, मैंने आपको बताया था कि एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस हुआ था जिसमें एनिमल फैट लगा हुआ था और उसको मुँह से कट करना था, तो सबसे इमीडिएट कॉज तो यही था इसका। The cartridge of this rifle was smeared with grease and covered with caps, which had to be beaten off before use. The sepoys believed that the grease was made from the fat of animals that would hurt the religious sentiments of both the Hindus and the Muslims. ये मानना था कि इसमें जो ग्रीस है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगा, सो द रिफ्यूज टू यूज़ देम, और इसीलिए इन लोगों ने मना कर दिया कि ये कार्ट्रिज हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसको यूज़ करने से पहले मुँह से काटना था, मुँह से तोड़ना था। On 29 March 1857, Mangal Pandey of the 34th Infantry at Barakpur called upon his fellow sepoys to revolt against the use of new cartridge, और इसीलिए 29 मार्च 1857 मंगल पांडे जो कि 34th इन्फेंट्री के थे बैरकपुर में, उन्होंने अपने फेलो सिपाहियों को बुलाया और इस कार्ट्रिज के खिलाफ रिवोल्ट करने के लिए कहा।
ही वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड ऑन 8 अप्रैल 1857। इनको बाद में अरेस्ट कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई।